हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल के आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो कि 2026-27 में होने जा रही है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत दुख है कि मैं आपको पिछला क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे आंधी तूफान है कि नहीं, बहुत ज्यादा मौसम में बदलाव के कारण जो है बिजली विभाग थोड़ा प्रभावित रही, जिस कारण से लाइट की समस्या के कारण हम जो है पिछला क्लास आपको नहीं दे पाए। इसके लिए मुझे बहुत दुखी है ना, मैं अंदर से बहुत हर्ट हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास पिछले खत्म हुआ था, पिछला लेक्चर जहाँ खत्म हुआ था, वहां से आगे हम लोग आज सीखेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दिया हूँ कि आप सभी को जब भी क्लास ऑनलाइन देख रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बैठे होंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या सब हमने पढ़ा था और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि उस दिन हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने देखा था, आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का जो है कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सब पढ़ा था, ठीक है। और अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया, तो जरूर करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था, रासायनिक परिवर्तन हम लोग का हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। और आगे जो है हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, बहुत सारी बातें हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, संक्षारण देखेंगे, विपरीत गंधिता देखेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगे देखिए, हमने परिवर्तन को देखा था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सेबल होता है। इसमें क्या होता है, इसकी भौतिक अवस्थाएं बदलती है, लेकिन इसमें सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखा था जैसे कि जल जल बर्फ रहता है ना, पानी को बर्फ बनाते हैं तो भी H2O रहता है, द्रव में भी H2O रहता है, गैस में भी H2O रहता है। इसकी भौतिक अवस्थाएं बदलती है, लेकिन इसकी रासायनिक अवस्था नहीं बदलती है। इसी तरह रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों ने सीखा था कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक सूत्र में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने परिवर्तन को देखा था, दो तरह के परिवर्तन। फिर आगे हमने देखा था कि हमारे चारों ओर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके कुछ उदाहरण को हमने देखा था कि कमरे के ताप पे अगर हम दूध को रख देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। लोहे या तसला या कील को जब हम क्या करते हैं, आर्द्र है कि नहीं, वायुमंडल में रखते हैं, तो क्या होता है कि जमीन के जो है संपर्क में, जमीन में क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है, अम्लता होता है, जिस कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर जंग लग जाता है ना, भूरे रंग की परत जम जाती है। इसी तरह हमने देखा था अंगूर का किण्वन होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि भोजन को अगर पकाया जाता है तो क्या होता है कि वो भी क्या है, नॉन रिवर्सेबल है, ठीक है। भोजन अगर बन गया है, पक गया है, तो फिर जिस रूप में हमने पहले लिया था उस रूप में उसको नहीं लाया जा सकता है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पकना है ना, पकाया जाना, भोजन का पचना, श्वास का लेना है ना, श्वास जो हम लेते हैं, श्वसन जो करते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इन सारी बातें को देखा था। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, हम लोगों को देखना है, अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हमने क्या सीखा था उस दिन। ये कुछ क्रियाकलापों को हमने देखा था, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग क्या किए थे, दहन किए थे। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोगों ने दहन किया था तो क्या हुआ था, क्या देखने को मिला था कि मैग्नीशियम रिबन को रेतमाल से साफ किया। रेतमाल से साफ करने के बाद इसको जब हमने आग लगाया तो क्या देखने को मिला था, इसमें से बहुत ज्यादा तेज ज्वाला जो है ना, प्रकाश निकला था। और साथ में इसके अगल बगल जहां पे ये दहन हो रहा होगा उस जगह पे क्या हुआ होगा, उष्मा तापमान बदल गया होगा, गर्म हवाएं चलने लगी, मतलब गर्म टेम्परेचर बदल गया होगा, गर्मी उत्पन्न हुआ होगा, है ना। और वो महसूस वहां जो प्रयोग कर रहे होंगे या करेंगे तो उनको वो महसूस होगा, है ना। तो प्रकाश ज्यादा निकला होगा, साथ में उस जगह का तापमान परिवर्तित हो गया होगा। अब मैग्नीशियम जो है उसकी अवस्थाएं बदल गई होगी। मैग्नीशियम रिबन था वो बदल गया किसमें, श्वेत चूर्ण में बदल गया। इस तरह से जो है मैंने क्रियाकलाप 1 आपको समझाया। फिर क्रियाकलाप 2 जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा था कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। ये जो पोटासियम आयोडाइड देख रहे हो ये पानी के कलर का होता है ना। और लेड नाइट्रेट कैसा होता है, ये भी पानी के कलर का होता है। दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, कलर में परिवर्तन होता है। इसका जो रंग होता है ये नारंगी रंग का हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ना,
तो लेड आयोडाइड का निर्माण होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। इस समीकरण में क्या देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, दो विलयन को जब आपस में मिलाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, नारंगी कलर का हो जाता है। इसी प्रकार क्रियाकलाप नंबर जो है तीसरा हमने देखा था कि जब जिंक के दानेदार टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने मिलाया था तो क्या देखने को मिला था कि गैस का उत्सर्जन हुआ था। दोनों अभिक्रियाएं की थी, जिंक और H2SO4, ZnSO4 हाइड्रोजन गैस बना था और दोनों अभिक्रिया करके जो है गैस का निष्कासन हुआ था, गैस का निर्माण हुआ था, गैस का उत्सर्जन हुआ था। तो ये भी जो हमने देखा था रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब आपको हम बता देते हैं, हम कैसे जानेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, हमारे आसपास कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम ये जो चार प्रयोग हमने देखा, मतलब तीन प्रयोग देखा, तीन प्रयोग में चार बातें हमने देखा, तो आइए उसको देखते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारे आसपास अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसके होने के क्या संकेत मिलेंगे हमें, मतलब हमारे आसपास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसके होने के क्या संकेत हमें मिलेंगे। तो चार संकेत अगर आपको मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। चार संकेतों से आप कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। संकेत नंबर 1 क्या है, अवस्था में परिवर्तन। जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था तो क्या हुआ था, अवस्था में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, मैग्नीशियम का जो रिबन था वो श्वेत चूर्ण में बदल गया था। दूसरा क्या देखने को मिला था आपको, तापमान में परिवर्तन। तो मैग्नीशियम रिबन जहां जल रहा था तो वहां के वातावरण क्या हो गए होंगे, गर्म हो गए होंगे, वहां पे उष्मा उत्पन्न हुआ होगा, ऊर्जा उत्पन्न हुआ होगा, प्रकाश उत्पन्न हुआ होगा, उससे क्या हुआ होगा, वहां पे तापमान में परिवर्तन हो गया होगा। तीसरी बात है, आपने क्या देखा था कि दो विलयन जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को लेड मतलब लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया था तो रंग में परिवर्तन हुआ था, नारंगी रंग का हो गया था। तो ये भी क्या है, इस तरह से कोई रंग में परिवर्तन आपको दिखे तो आप कह सकते हो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अगर कहीं पे गैस का निष्कासन होता है ना, तो गैस का निष्कासन अगर होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये चार संकेत अगर कहीं पे हो रहे हैं, चार बातें मिल रहे हैं आपको, संकेत मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो इतनी बातें को हमने पिछले क्लास में समझा था। चलिए आज आगे हम पढ़ते हैं, क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अब हम वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो जितनी बातें हमने देखा था, अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मान के चलो कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लेके ये बैठा हुआ है और प्रयोग कर रहा है। तो अभी क्या है, आप सभी जान रहे हो कि ये HCl है, ये H2SO4 है, ये जो है लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, सारे विलियंस को आप जान रहे हो, पहचान रहे हो, उसके ऊपर लिखा रहता है। लेकिन आप समझ लो कि जब शुरू में, जब मान के चलो वैज्ञानिक लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा होगा, है कि नहीं, मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा कि बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लेके बैठे होंगे, बहुत सारे केमिकल लेके बैठे होंगे और अभिक्रिया करा रहे होंगे, है ना, उसके ऊपर में कोई जो है संकेत नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा उसका, है ना, तो आपस में मिला रहे होंगे, आपस में कोई नया पदार्थ मिल रहा होगा, फिर वो भूल जाते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, उसको याद रखने के लिए जो घटना हुआ, मान के चलो आप समझ लो एक बात कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को मिलाया, ठीक है, तो जल बना। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जैसे कि मान के चलो जिंक है और उसको H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाया तो ZnSO4 बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बना। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बना, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया, लिखने का प्रयास किया कि भैया याद रखना है कि जो किस जिंक से मिलाए थे, कि मान के चलो हाइड्रोजन H2SO4 को किसके साथ मिलाए थे। तब उन्होंने अभिक्रिया किया, अगले दिन वो आते होंगे तो भूल जाते होंगे, तो इसको याद रखने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, उस चीज को लिखना शुरू किया होगा। शुरू की बात कर रहे हैं, जब साइंटिस्ट लोग केमिस्ट्री की दुनिया में आए होंगे, है ना, केमिस्ट्री पे मान के चलो जो उन लोगों ने प्रयोग कर रहा होगा केमिस्ट्री की दुनिया में, है ना, नया नया आविष्कार कर रहा होगा, नया नया केमिकल रिएक्शन करवा रहा होगा, अभिक्रिया करवा करके देख रहा होगा, नया उत्पाद बनाने का कोशिश कर रहा होगा। उस टाइम में उनके सामने चैलेंज आया होगा। जैसे कि अभी हम बात करें कि आज से 20 साल पहले मोबाइल का क्या था, एक छोटा सा जो है हैंडसेट था, है कि नहीं। अभी के टाइम में क्या है, बहुत सारे स्मार्टफोन है कि नहीं। तो साइंस क्या कर रहा है, अपडेट होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, ये सारी बातें आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह शुरू में जो चीज था, शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू में हमें एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे, जो हमें सीखना है रासायनिक अभिक्रियाओं पे पहुंच जाएंगे, है ना, संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंचेंगे। तो शुरू में क्या किया गया, रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होंगे, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बन रहा होगा, या अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं, है ना, अभिक्रिया में कौन कौन अभिकारक मिलकर के क्या उत्पाद बनाया, उस उत्पाद को लिखते होंगे। ठीक है, कैसे लिखते होंगे, तो लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है, सीखेंगे। तो हम अब क्या करेंगे,
अब हम वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो पहला क्रियाकलाप हमने क्या किया था? तो पहला क्रियाकलाप हमने किया था कि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन का अभिक्रिया करवाया था और मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाया था। देखिए उस चीज को, जो घटनाएं हुई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, श्वेत चूर्ण बना था, उस चीज को हम लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए जो अभिक्रिया हुई थी उसी को लिखेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। लिखेंगे यहाँ पर, जब हम, एक सेकेंड, इसमें क्या लिखेंगे? जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है, उससे पहले जरूर चैनल को, बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो, ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। फिर देखेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे, तो रिबन का दहन करते हैं तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम का रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम का रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे क्या हमने लिखा, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं, है ना, तो मैग्नीशियम का रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना, और प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी तरह एक समीकरण और लिख सकते हो आप, एक समीकरण और आप लिख सकते हो। ठीक है, एक समीकरण और आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं, जब हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे दो समीकरण को हमने लिखा है, लिखने का अभ्यास किया है, प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? देखिए यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम का रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो इसको लिखने में कितना समय लगा, इसको लिखने में कितना समय लगा, बहुत समय लगा। ठीक है, हमने जो किया, जो रिएक्शन करवाया, उस रिएक्शन को हमने यहाँ लिखा। फिर एक इसी तरह देखिए ये जो लिखा गया है ना, अब हम वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो वैज्ञानिक लोग ये जो केमिकल्स रखे हुए हैं या कोई भी अभिक्रिया करवा रहे हैं, शुरू में उन्होंने वाक्य के रूप में लिखा होगा, है ना, वाक्य के रूप में लिखा होगा। तो वाक्य के रूप में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है, लिखने में बहुत मेहनत हो रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ पे जब हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये भी कितना लंबा हो जा रहा है, ये भी जो है कितना लंबा, लिखने में कितना मेहनत हो रहा है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था शुरू के दौर में कि जितने भी समीकरण हो रहे थे उसको वाक्य के रूप में लिखते थे, लिखने का अभ्यास करते थे, वाक्य के रूप में लिखते थे, समीकरण का लिखने का अभ्यास मतलब प्रयास करते थे। ठीक है, और उससे वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको वो लोग क्या करते थे, ध्यान में रखते थे। फिर उन्होंने क्या किया आगे जाकर के, तो आगे जाकर के क्या किया, तो पहले आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, है ना, अगर आप इसको नोट्स करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो मार लो। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो वाक्य रूप में रासायनिक समीकरण को लिखने का ये प्रयास है। ठीक है, अभ्यास है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये लिखना जो है थोड़ा मेहनत वाला है, इतना लंबा चीज लिखना है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब आप एक बात समझ लो। ठीक है, ये जो समीकरण आप जितना देख रहे हो ना, ये सारे समीकरण क्या है, लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत है। और वैज्ञानिक लोग क्या किए, इसके बाद इसका एक शॉर्ट रूप निकाले, एक संक्षिप्त तरीका निकाले। ठीक है, और इसके जो है शॉर्टकट तरीका जो निकाले, क्या निकाले, ध्यान दीजिएगा, शब्द समीकरण। क्या निकाले, शब्द समीकरण। ये जितनी बातें लिखा है, ठीक है, इसको शब्द के रूप में उन्होंने लिखने का प्रयास किया। किसके रूप में लिखने का प्रयास किया, शब्द के रूप में। अब कैसे लिखा, तो पहला समीकरण हमने लिखा था, क्या लिखा था देखिए, अब इसको जो है शब्द समीकरण के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी बातें हमने लिखा था कि भैया मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है कि नहीं, और साथ में क्या बनता है, वहां पे जो है तापमान, ताप, ऊष्मा, ऊर्जा भी बनता है, ये सारे बातें बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लिखेंगे, सरल तरीके से लिखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा था, मैग्नीशियम के रिबन को, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, है ना। और मैग्नीशियम जो यहाँ देख रहे हैं आप, इसको जो है किसके साथ, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए थे। तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये देखो कितना आसान हो गया, मतलब इतना लंबा कहानी लिखने से अच्छा है कि शब्द के रूप में उसको हम लिखते हैं। तो पहले उन्होंने लिखने का अभ्यास किया, फिर उसको जो है सूक्ष्म तरीका निकाला, उससे भी सूक्ष्म तरीका निकाला, है नहीं, आसान तरीका निकाला। तो आसान तरीका क्या निकाला, सब समीकरण के रूप में लिखना। उतनी कहानी लिखने से अच्छा है लिख दो मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, अब बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा समीकरण हमने देखा था, दूसरा समीकरण क्या देखा था, मान के चलो यहाँ पर कार्बन, क्या लिया था हमने, कार्बन, जब कार्बन, है ना, वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया था, है ना, तो क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ठीक है, और देखो इसी तरह और भी लिख सकते हो, जैसे कि, है कि नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो कि हम लेते हैं हाइड्रोजन को, किसको लेते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ये सारी बातें जो है, ये सारे क्या है, शब्द समीकरण है, शब्द के रूप में लिखा है। ठीक है,
इसी तरह हमने लिखने का अभ्यास किया था, कितना लंबा कहानी लिखा था, समीकरण को लिखना कितना मेहनत वाला काम था। कि लिखिए कि जब हम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन को दहन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है कि नहीं, साथ में ऊष्मा बनता है, ऊर्जा बनता है। इसी तरह हमने लिखा, क्या लिखा, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभी क्या करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा बनता है, क्योंकि लकड़ी का दहन होता है, लकड़ी में कार्बन है, कागज को जलाते हो, है ना, ये सारी बातें हैं। इसी तरह हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से अभी क्या करवाते हैं तो जल का निर्माण होता है ना, इतना लंबा होता है। इसको शब्द के रूप में कितना आसान तरीके से हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष बातें का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, ध्यान रखिएगा, जब हम सब समीकरण को लिखते हैं ना, इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। इधर का जो देख रहे हो ना, यहाँ तीर का निशान देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तीर का निशान। तो तीर का निशान जो होता है ना, तो तीर के निशान के इधर की साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो अभिकारक होते हैं तीर के निशान के इधर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड लिखा जाता है। उत्पाद को राइट हैंड साइड लिखा जाता है, अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। यानी इधर के जो होंगे, जो जो हमने अभिकारक लिया है ना, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो अभिकारक है ना। हाइड्रोजन क्या है, अभिकारक है। ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इधर जो लिखते हैं ना हम लोग, इधर के जो भी मान के चलो तत्व है कि नहीं, तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये सभी जो है मतलब तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड वाले, यानी इस साइड को LHS, क्या कहते हैं, LHS। इधर जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, RHS साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, RHS साइड। ध्यान रखिएगा, अब ध्यान दीजिए, इधर वाले जितने हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इस सारे को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। रिएक्टेंट है, क्या है, ये सभी रिएक्टेंट है। और जो भी RHS साइड का होगा, राइट हैंड साइड का होगा, उस सबको हम लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं, ये जो जितने हैं इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सभी को हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो प्रोडक्ट कहा जाता है। इधर वाले अभिकारक और इधर वाले उत्पाद। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर अभिकारक एक से अधिक है, अगर अभिकारक एक से अधिक है, तो दो अभिकारकों को दर्शाने के लिए दो अभिकारक के बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, किसका निशान लगाते हैं, प्लस, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, क्या समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे दो अभिकारकों, दो अभिकारकों के बीच में, है ना, योग, योग यानी प्लस का चिन्ह, है ना, लगाते हैं, लगाते हैं। दो अभिकारकों के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर उत्पाद की बात करें, अगर एक से अधिक उत्पाद है, एक से अगर अधिक उत्पाद है, ठीक है, तो एक से अगर अधिक उत्पाद है तो दो उत्पाद के बीच में क्या होगा, याद रखोगे, दो, दो या दो से अधिक, दो या दो से, दो या दो से अधिक, है ना, अधिक उत्पाद के बीच में भी योग प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक यानी दो अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। अगर उत्पाद है तो एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक अगर उत्पाद है, ठीक है, दो या दो से अधिक अगर उत्पाद है तो उसके बीच में भी क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है।
अगर अभिकारक भी 2 या 2 से अधिक होगा तो उसके भी बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। और अभिकारक का उत्पाद याद रखोगे, अभिकारक उत्पाद के बीच में है ना तीर का निशान होता है। अभिकारक उत्पाद के बीच में क्या होता है, तीर का निशान होता है, ये ध्यान रखेंगे। तीर के निशान जो है, तीर के निशान का जो सिरा होता है उधर उत्पाद को लिखते हैं, तीर के निशान का जो पीछे वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो जिस चीज को दर्शाया जाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो तीर के निशान के दाईं ओर क्या होता है उत्पाद, तीर के निशान के बाईं ओर क्या होता है अभिकारक होता है। इसको ध्यान रखना है। बस यही कुछ बातें हैं जो शब्द समीकरण में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये सारी बातें जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं ना, है ना, जब लिखते हैं तो वहां ये सब सारी चीज विशेष ध्यान नहीं है, लेकिन शब्द समीकरण जब हम लिखते हैं तो वहां इन सब सारे विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना है कि दो अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान होगा। अभिकारक से जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो वहां पे दोनों के बीच में तीर का निशान होगा, दो अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान होगा। अगर उत्पाद है कि नहीं 2 से अधिक है तो उसके भी बीच में 2 या 2 से अधिक है तो उसके भी बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। ये सारी बातें को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, पहली बात कि अगर आपने जो मैं कहने जा रहा हूं उससे पहले एक बार सुन लो, चैनल को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स को ताकि हेल्प हो सके, ठीक है भैया, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, बस एक लाइक्स। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में हाँ लिखिए, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो भी कमेंट्स में लिखिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, ऑफलाइन क्लास में तो हम है ही, है ना, तो रोज तो हम आप लोगों से मिलते ही हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं हम तो करते ही हैं, चैप्टर को पढ़ते ही हैं, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या है कि हम लोग एसएसटी भी पढ़ लेते हैं। यहाँ ऑनलाइन में क्या है, हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में एसएसटी, साइंस, मैथ सभी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ हमारे पास जो है उतना मान के चलो समय नहीं है, जिस कारण से मैं इन सारे सब्जेक्ट को मैं टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो भी साइंस हैं, मैथ्स हैं, है कि नहीं, एसएसटी हैं, सारे सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं है, ऑफलाइन क्लास में आप एसएसटी भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ते हो, है ना, और विपिन सर से आप मैथ भी पढ़ लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ चुके हो तो सब समीकरण जो है इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सब समीकरण को लिखा जाता है, जैसे कि कोई भी अभिकारक है तो उसको लिखा जाता है, जो जो हम अभिकारक को लेते हैं उसके नाम को लिखते हैं, दो नाम के पीछे प्लस का चिन्ह लगाते हैं और तीर के निशान लगाकर उत्पाद को दिखाते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक उत्पाद है तो योग का निशान लगाते हैं, ठीक है, प्लस का निशान लगाते हैं बीच में। और अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक है तो उसके भी बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। अगर आप इसको नोट्स करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो 1 से 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मारो और आगे बढ़ते हैं। तो इस बातों को अगर आपने समझ गया है ना, तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये सारे समीकरण जो है सब समीकरण है प्रायः, ये सारे समीकरण क्या है, सब समीकरण है। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए शब्दों की जगह अगर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अब देखो पहले हमने रासायनिक समीकरण को लिखा, फिर उसके जगह सब समीकरण को लिखा, है ना। तो रासायनिक समीकरण को जो लिखा था, लिखने का प्रयास किया था, वो बहुत लंबा था। उसके बाद उसके जगह हमने शब्दों का, विज्ञान क्या करता है, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, हर एक चीज जो कि पहली बार आता है उसके बाद उसको फिर अपडेट करते जाते हैं, आसान करते जाते हैं, ठीक है। टेक्निक जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का नया नया जो है उसके अंदर अपडेट आते जाता है ना, उसमें सुधार होते जाते हैं और भी सरल होते जाते हैं। मोबाइल था, है ना, तो पहले बटन वाला था, फिर उसके अंदर कैमरा लगाया गया, फिर उसको एंड्रॉइड बनाया गया, बटन को हटा दिया गया, है ना, बहुत सारे सुविधाएं बढ़ाई गई। तो ये सारी जो है क्या होती गई, स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते गए। तो पहले उन्होंने समीकरण को लिखा, फिर शब्दों का उपयोग किया, शब्दों की जगह अब आगे क्या किया जाएगा, वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर आगे आगे शब्दों की जगह क्या किया कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया और इस उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और भी संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है, और भी संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अब देखो शब्दों की जगह आप रासायनिक सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हमने क्या किया था, हमने वहां पर जो किया था उसको हम लोग समझते हैं। हमने मैग्नीशियम लिया था, क्या लिया था, तो चलो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। तो मैग्नीशियम लिया था, तो मैग्नीशियम यानी Mg, है ना, मैग्नीशियम यानी क्या लिया था, Mg। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg। कुछ बातें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग क्या करना, 1 से लेके 30 तक कम से कम एटॉमिक नंबर जरूर याद करना, एलिमेंट जो है ना, तत्वों के नंबर जो है 1 से लेके 30 तक, जिंक तक जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर नहीं है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको काम आए। कम से कम 30 तक, जेड एंड जिंक 30 तक याद रखना है, हाइड्रोजन हीलियम, है कि नहीं, इस तरह से लेकर के
है ना। आपको खास करके जितने भी धातु हैं 20 तक, उसका तो नाम आपको याद ही होना चाहिए। जैसे कि आपसे कोई पूछ देगा आयरन का कितना होता है, तो 26 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 12 होता है। सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का 11 होता है। इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, सबका आपको याद होना चाहिए। हर एक तत्व का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, और उसके संकेत भी याद होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो मैग्नीशियम में जगह सूत्र का उपयोग करते हैं Mg। मैग्नीशियम जगह सूत्र का क्या उपयोग करते हैं, Mg, ठीक है। Mg का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, Mg का, ठीक है। और मैग्नीशियम प्लस इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाया था, ऑक्सीजन के साथ करवाया था। देखो कितना आसान है लिखना, ठीक है। शब्दों की जगह हमने क्या किया, रासायनिक सूत्र का उपयोग किया। शब्द में लिखना था मैग्नीशियम, कितना डिफिकल्ट था, और यहाँ सीधे लिख दिया Mg, हो गया, है ना। इसी तरह ऑक्सीजन कितना लंबा हो जाता है, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, ठीक है। और ये दोनों अभिक्रिया किया तो दो अभिकारकों के बीच में क्या होता है, दो अभिकारकों के बीच में योग का निशान होता है, प्लस का निशान होता है। और हमने क्या लिखा था, तो ये नियम चलेगा, सब दो समीकरण में भी चलेगा, रासायनिक समीकरण लिखेंगे वहां भी चलेगा। दो अभिकारकों के बीच में योग का निशान, और जब अभिकारक दो अभिकारक अभिक्रिया करेंगे उससे जो उत्पाद बनेगा, तो तीर के निशान बीच में देना है। तीर के निशान के सामने जो होता है, तीर का सिरा की तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या उत्पाद बना, MgO, उत्पाद क्या बना, MgO बना। इसी तरह हम बात करते हैं, क्या लिया था, कार्बन, कार्बन को C लिखते हैं, और साथ में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया था, क्या बना था, CO2 बना था, ठीक है। दो अभिकारक के बीच में प्लस का निशान, और अभिकारक से उत्पाद बना है तो बीच का तीर का निशान, है ना। तीर के निशान के पीछे तरफ अभिकारक और सामने सिरा की तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है, ध्यान रखना है। अब देखो हाइड्रोजन लिया था, H2 लिया था, इसको ऑक्सीजन के साथ अभी क्या करवाओगे, क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। इसी तरह हमने क्या लिया था, तो जिंक लिया था, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाया था, तो क्या बना था, तो याद रखना ZnSO4 बना था, और हाइड्रोजन गैस बना था। उत्पाद भी दो बना था, उत्पाद भी कितना बना था, दो बना था, है ना। दो अभिकारक, यहाँ पे दो उत्पाद बने थे, दो अभिकारक अभिक्रिया करके दो उत्पाद बने थे। तो दो उत्पाद के बीच में भी योग का निशान मैं बोला हूं अभी, ठीक है। और दो अभिकारक भी होंगे तो उसके बीच में, दो या दो से अधिक अभिकारक भी होंगे तो वहां भी बीच में तीर का मतलब प्लस का निशान। अभिकारक से जो उत्पाद बनेंगे उसके बीच में तीर का निशान, ये ध्यान रखना है। अब ये प्रायः आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जितने समीकरण, और भी समीकरण अगर हम लिखते चलू ना, बहुत सारे समीकरण को हम लिख सकते हैं, है ना। तो जितने समीकरण को आप लिखेंगे उन सारे समीकरण में आप एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर कुछ बातें का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं उस रासायनिक समीकरण में होता है क्या, कि मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, भैया यहाँ दो ऑक्सीजन लिया था, यहाँ एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया, है ना, सोचने वाली बात है। तो ये ऑक्सीजन गया कहाँ, हमने लिया था, अब मान के चलो आपने 1 लीटर दूध लिया, ठीक है। उस 1 लीटर दूध में जो है, मान के चलो कुछ तुम मिलाते हो, है ना, हॉर्लिक्स वार्लिक्स कुछ मिला देते हो, बॉर्नवीटा मिला देते हो, कुछ भी मिलाते हो, तो भैया जितना बॉर्नवीटा मिलाते हो, जितना हॉर्लिक्स मिलाते हो, है कि नहीं, या कुछ भी मिलाते हो, दूध का वजन करो, उसमें हॉर्लिक्स मिलाओ, वजन तो उतना ही है ना उस गिलास के अंदर। दूध जितना लिए थे, हॉर्लिक्स जितना लिए थे, भाई जितना हॉर्लिक्स लिया, जितना दूध था, दूध का वजन कर लिए, और जितना हॉर्लिक्स लिए तो ऐड किए, तो हॉर्लिक्स का वजन, दूध का वजन दोनों बराबर होना चाहिए ना। यहाँ तो कुछ गजब ही हो रही है, यहाँ मैग्नीशियम एक लिया था, ऑक्सीजन दो लिया था, बन रहा है उत्पाद क्या, MgO। इसी तरह कार्बन एक लिया था, ऑक्सीजन दो लिया था, बन रहा है CO2। ये तो चलो ठीक है। हाइड्रोजन दो था, ऑक्सीजन दो था, यहाँ बन रहा है हाइड्रोजन तो दो है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ गया भाई, है ना, ये सोचने वाली बात है। इस तरह जिंक यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर ये भी प्राय ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समीकरण देखोगे जहाँ पे जितना अभिकारक लेते हैं उतना उत्पाद नहीं बनता है ना, तो ये गड़बड़ है, ये क्या है, गड़बड़ है। प्राय ये सारे समीकरण जो आप देख रहे हो, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अभिकारक जितना है उतना उत्पाद होगा, जितना अभिकारक है उतना उत्पाद होगा। अगर अभिकारक जितना है उतना उत्पाद नहीं होगा, तो प्राय वो समीकरण क्या होगा, वो समीकरण ढांचा समीकरण होगा। क्या होगा, ये समीकरण प्राय क्या है, ये समीकरण प्राय क्या है, ध्यान रखना, ये समीकरण जो है प्राय ढांचा समीकरण है, ढांचा समीकरण। ये समीकरण कैसा है, ढांचा समीकरण, याद रखेंगे। कौन सा समीकरण है, ढांचा समीकरण, ठीक है, या कंकाली रासायनिक, कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब ये ढांचा समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है, याद रखना है
ये जो ढांचा रासायनिक समीकरण और कंकाली रासायनिक समीकरण की अगर बात करें तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ठीक है, तत्व के कुल परमाणु, है ना, उत्पाद तत्वों के कुल परमाणु के बराबर नहीं होता है तो वे समीकरण प्रायः वे समीकरण प्रायः क्या होते हैं? वे समीकरण प्रायः असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, या, है ना, या यहां लिख सकते हो या, है ना, यहां लिख सकते हो या ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों के कुल परमाणु उत्पाद तत्वों के कुल परमाणु के बराबर नहीं होता है तो वे, है ना, समीकरण प्रायः, है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पे लिखना होगा कहलाते हैं, कहते हैं नहीं, कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों के कुल परमाणु, है ना, उत्पाद जो है ना उसके तत्वों के कुल परमाणु के बराबर नहीं है, प्रायः वे रासायनिक समीकरण क्या है? ढांचा रासायनिक समीकरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो प्रायः ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसको संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करती है, वो कॉन्सेप्ट है जो 9th क्लास में पढ़े हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यदि कोई रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु उत्पादित तत्वों का कुल परमाणु के बराबर नहीं है, है ना, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बराबर नहीं है, मतलब उल्लंघन है, ठीक है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि नहीं, कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया में, है कि नहीं, पदार्थ के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा का तो न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इस नियम का उल्लंघन हो जाएगा, इस नियम का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए ये जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। ये रासायनिक समीकरण क्या है? प्राय असंतुलित है। ये रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित है। आप देखो ना भैया, मैग्नीशियम में एक है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम यहाँ 1 तो है, ऑक्सीजन 2 नहीं। भैया कहाँ गए, है ना? आप जो भी लेते हो कंटेनर में, जितना सामान लेते हो भैया उतना ही रहता है ना। सबको मिला दोगे, दाल लोगे, दाल का वेट कर लो, चावल का वेट कर लो, सब्जी का वेट कर लो, सबको एक कंटेनर में डाल दो और जितना तुम लिया जितना उतना ही तो होगा ना।
ऐसा तो नहीं है कि चावल गायब हो जाएगा, चावल का वेट गायब हो जाएगा। आपने जितने अभिकारक को लिया, आपका उत्पाद भी उतना ही होना चाहिए, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अगर ये नहीं है तो ये द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन, ठीक है। तो प्रायः जो भी रासायनिक समीकरण है जो कंकाली है या ढांचा है या असंतुलित है, उसे संतुलित करना जरूरी है। तो संतुलित क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है इसके बाद वाले लेक्चर में होगा। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जरूर आप हमारे है कि नहीं बिहार एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल का जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिखो, अगर आपको समझ में नहीं आया है। ऑफलाइन वाले हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में समझा ही दूंगा। हमें उम्मीद है आप समझ गए हो, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो आज हम लोगों ने अब हमने क्या देखा था, वाक्य रूप में रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, है ना। तो अब हम वाक्य रूप में रासायनिक समीकरण को लिखा, ठीक है। उसके बाद उसको हमने शब्द समीकरण के रूप में लिखा। शब्द समीकरण के रूप में लिखना कितना आसान हो गया। और इससे भी आसान क्या हो गया, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना। तो रासायनिक समीकरण में लिखना आसान तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर तो दो अभिकारक के बीच में प्लस का निशान होगा, तीर का निशान होगा। अभिकारक से उत्पाद बनेंगे तो तीर के निशान से दिखाएंगे भैया, तीर के निशान की सिराएं जो है उत्पाद की तरफ होगा। दूसरी बात है हमने क्या देखा, अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो भी प्लस का निशान, और दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो उसके बीच में भी मतलब उत्पाद है उसके बीच में भी प्लस का निशान। दूसरी बात है आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो भी अभिकारक तत्वों के कुल परमाणु ले रहे हैं, उत्पादित तत्वों के कुल परमाणु के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं है तो प्रायः अगर वो रासायनिक समीकरण में जितना अभिकारक है उतना उत्पाद तत्व के परमाणु नहीं है, प्राय वो समीकरण क्या कहलाएंगे, तो ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाएंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कराएंगे। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु उत्पादित तत्वों के कुल परमाणु के बराबर नहीं होता है तो कंकाली रासायनिक समीकरण होता है। उसी को ढांचा स्केलेटल रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये बातें को आपको ध्यान रखना है। प्राय ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, इसे संतुलित करना आवश्यक होता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। अगर आपको समझ में आया है, बिहार एग्जाम पोर्टल को लास्ट बार बोल रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, है ना। और मैं जो बोला हूँ, प्रॉमिस किया हूँ 100 में 100 अब बिहार बोर्ड में आपको 1 to 10 के अंदर आना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चलिए।